हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, अगर मैं 2016 से लेकर के 2023 तक के रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखूं तो भैया वहां पर मुझे जड़ से यानी कि रूट से, तना यानी कि स्टेम से, पत्ती यानी कि लीफ से, फ्रूट यानी कि फल से और फ्लावर यानी कि पुष्प से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं भैया कि मैं क्या बताऊं। बहुत इजी है, लेकिन भैया उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं तो भैया ये समझ लीजिए कि वहां से आपका क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं भैया। एक चैप्टर है, उसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। उस चैप्टर का नाम क्या है भैया? प्लांट मॉर्फोलॉजी। ध्यान से समझना, एक एक चीज समझ में आएगी। प्लांट मॉर्फोलॉजी हिंदी में कहा जाता है पादप आकारिकी। पादप आकारिकी। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये पादप आकारिकी है क्या? तो ये जो आकारिकी है ना, इसका मतलब होता है बाहरी संरचना। बाहरी संरचना। जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूं तो ये पेन है। अब पेन से आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ऊपर सफेद दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ काला दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी बाहरी संरचना है कि नहीं? जैसे कि मैं मेरे बात करूं, जैसे कि मेरा बाल है, ब्लैक है कि नहीं है? मेरी स्किन है, थोड़ी गोरी है, मैंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, ये माइक लगा हुआ है ब्लैक रंग का, है कि नहीं है? तो ये बाहरी संरचना हो गई, है कि नहीं है? लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो आंतरिक क्रिया है कि नहीं है? तो किसी भी चीज के बारे में अगर आपको बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करना है, बाहरी संरचना के बारे में जानना है, तो उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी। जैसे कि आगे लिखा हुआ है प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी। तो पादप के बाहरी भागों के बारे में या बाहरी संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को आप कह सकते हो कि प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, पादप आकारिकी कहा जाता है कि नहीं है? तो प्लांट के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है मेरे भाई? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, पादप आकारिकी कहा जाता है। बोलो, यहां तक की बात क्लियर है? जब कभी भी आपको मॉर्फोलॉजी शब्द सुनाई दे तो उसका मतलब क्या है कि बाहरी संरचना का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? बाहरी संरचना का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? बाहरी संरचना का अध्ययन करना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब जैसे कि पेड़ के बाहरी भागों के बारे में अगर हम जाने तो कौन कौन से हैं, तो जैसे कि भैया फल है, बाहर दिखाई देता है, फल को कहा जाता है फ्रूट। उसके अलावा पुष्प है, इसे कहा जाता है फ्लावर। उसके अलावा पत्ती है जिसे कहा जाता है लीफ। उसके अलावा तना है जिसे कहा जाता है स्टेम। इसके अलावा जड़ है जिसे कहा जाता है रूट। तो ये प्लांट के बाहरी भाग है। प्लांट के बाहरी भाग क्या क्या है? फल, पुष्प, पत्ती, तना, जड़। इनके बारे में अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। 4 क्लास इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। लेक्चर नंबर 5 है भैया। पिछले 4 क्लासों में मैंने आपको पुष्प के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक करके मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो भैया हमारा पुष्प यानी कि ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ये समाप्त तो हो चुका है। आज हम इस प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक अन्य पार्ट स्टार्ट करेंगे और जहां तक आ जाता खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो जड़, रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने पिछली 4 क्लासें नहीं देखी है तो वैसे तो आपको, अगर आप चैनल पर जाओगे तो पिछली 4 क्लासें इसी की आपको मिलेगी, लेकिन वैसे अगर आपको देखनी है तो नीचे आपको जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर के देख लेना। ये जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो प्लांट के बाहरी भागों के बारे में हम अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ये बाहरी संरचना है भैया, बाहर से जो हमें दिखाई देता है वो होता है मॉर्फोलॉजी, एक्चुअली में आकारिकी, है कि नहीं है? जिसमें हम फल, पुष्प, पत्ती, तना, जड़ इनके बारे में पढ़ते हैं भैया इस चैप्टर में। तो पुष्प के बारे में हम पढ़ चुके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जड़ के बारे में। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है।
याद रखना मेरे दोस्त, जड़ से 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन, वो सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। बस आज की क्लास पूरी देख लेना मेरे भाई, जड़ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस जितना मैं कहता हूं उतना याद रख लेना। चले भैया आगे। ओके ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। देखो भैया, जड़ के बारे में पढ़ते हैं, जड़ के बारे में अर्थात रूट के बारे में। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है भैया जड़ से संबंधित। वो लाइन क्या है? वो है भैया कि जड़ जो होती है ना, वो भैया धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉफिक ट्रैफिक नहीं है, ट्रॉफिक है भैया, ठीक है। और अभी सब समझ में आ जाएगा, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। ये दो चीज लिखी हुई है भैया जड़ के बारे में, और यहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। ध्यान से समझना, अगर आपने ध्यान से नहीं समझा ना तो फिर भैया मामला गड़बड़ हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये क्या है, ये एक प्लांट है यानी कि ये एक पौधा है। अब इसकी जड़ कहाँ होगी भैया? तो जड़ तो भैया नीचे की तरफ ही होगी, ये तो आपको भी पता है भाई। इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ नीचे की तरफ होगी। तो ये क्या है? ये है मेरे भाई जड़। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो जानते होंगे। सेव जो है, सेव के बारे में कुछ याद आया? अपन सेव को नीचे पटकते हैं तो वो नीचे आता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। तो गुरुत्वाकर्षण जिस दिशा में है उसी दिशा में तो आपकी जड़ जा रही है, जड़ भी तो नीचे ही जा रही है। इस वजह से जड़ के बारे में लिखा गया है कि जड़ जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है हमारा सूर्य बाबा, है कि नहीं है? सूर्य भगवान आता है। अब देखो, जड़ तो भैया नीचे की तरफ है, लेकिन सूर्य किस तरफ है? सूर्य ऊपर की तरफ है। तो सूर्य ऊपर की तरफ है यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में जा रही है भैया कौन? जड़। इसलिए यूज में लिया गया है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं भैया, मेरी क्लास को पूरी देख लेना, आज के बाद में आपका जड़ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं कह रहा हूं 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे रेलवे में, वो सभी क्वेश्चनों पर आधारित मैं कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन भैया मैं यहाँ पर आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में फिर आपका क्वेश्चन करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे गए। इतनी बात क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले तो मुझे बताओ। ओके, अब जड़ से संबंधित मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं कि आपकी जो जड़ होती है ना मेरे भाई, उसका क्या काम है। तो जड़ जो होती है ना, वो पानी और जो खनिज लवण होते हैं, इन खनिज लवण का क्या करती है? अवशोषण करती है। बोलो मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं हो? बोलो मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं हो? जड़ भैया पानी का और जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण करती है या नहीं करती? करती है ना मेरे भाई? बोलो, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भोजन का संग्रहण भी करती है आपकी जड़। क्या करती है? भोजन का संग्रहण भी करती है। बोलो, करती है या नहीं करती? भोजन का संग्रहण भी करती है ना भैया। जैसे कि आलू में स्टार्च होता है कि नहीं है? भोजन का संग्रहण करती है नहीं करती? करती है मेरे भाई। इसके अलावा और बात करें तो याद रखना, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उन पेड़ पौधों को खड़े रहने का आधार बताती है या आधार देती है कौन मेरे भाई? आपकी ये जड़। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सारी चीज जड़ के बारे में समझ में आई या नहीं आई? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सारी चीजें आ गई भैया।
ये तो भैया इंट्रोडक्शन है नॉर्मली कि एक्चुअली में जड़ है क्या, है कि नहीं है। भाई जड़ के बारे में मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए। पहला कि ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसकी दिशा में भैया आपकी जड़ जाती रहती है। और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, यानी कि प्रकाश की तरफ, यानी कि सूर्य जो होता है उस सूर्य के विपरीत दिशा में जाती रहती है, इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती आ गया। दूसरा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने देखा कि जो जड़ है वो पानी और खनिज लवण के अवशोषण में सहायक होती है और भोजन के संग्रहण में भी सहायक होती है। पेड़ पौधों को खड़े रहने का आधार प्रदान करती है, या आधार प्रदान देती है, जो कुछ भी आधार देती है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। नॉर्मली ये सारी चीजें हैं, बस आपके मुख्य से पॉइंट है जो मैंने आपको लिखवा दिया, भैया इन चीजों को रट लेना, इन चीजों को याद कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं इसकी। भाई जड़ वाले चैप्टर की हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 5-7 क्वेश्चन करवाऊंगा। 5-7 क्वेश्चन में 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। देखो जड़ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो जो क्वेश्चन पूछा गया है ना भैया वो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना। उस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, क्योंकि जिस जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाता हुआ चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा चैप्टर तो आपको पढ़ा नहीं सकता। सिर्फ मैंने वहां पर शुरुआत में इस जड़ वाले यानी कि रूट का इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद में अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता रहता हूं चैप्टर वाइज, और भैया वहां पर पीडीएफ में आपको डालता रहता हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भैया। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बीज पत्र, ऑप्शन नंबर बी है मूलांकुर, ऑप्शन नंबर सी है प्रांकुर, ऑप्शन नंबर डी है दलपुंज। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है मेरे भाई 8/3/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी 8/3/2021। बस मैं जैसे आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूं वैसे पढ़ लेना मेरे भाई, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझना। जैसे कि मान लीजिए भैया ये आपका क्या है, ये आपका बीज है, ये क्या है, ये आपका बीज है भैया। ठीक है, और बीज के जिस भाग से आपकी जड़ निकलती है ये क्या है, ये जड़ है। जिस भाग से जड़ निकलती है उस भाग को कहा जाता है मूलांकुर। क्या कहा जाता है, मूलांकुर। और जिस भाग से तना निकलता है, जिस भाग से तना निकलता है उस भाग को कहा जाता है प्रांकुर। उस भाग को क्या कहा जाता है, उस भाग को कहा जाता है प्रांकुर। बोलो मेरी बात क्लियर है। ये आपका बीज है, और बीज के जिस भाग से तना निकल रहा है उस भाग को प्रांकुर कहा जाता है, और जिस भाग से जड़ निकल रही है उस भाग को मूलांकुर कहा जाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 8/3/2021 को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूलांकुर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन उड़ गया भैया हवा में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रूट नेल्स, ऑप्शन नंबर बी है रूट हेयर्स, ऑप्शन नंबर सी है रूट विली, ऑप्शन नंबर डी है रूट ड्रेकहाइट्स। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया 19/9/2018 को। ध्यान से समझना, सिर्फ मैं जितना समझा रहा हूं उतना समझ लेना, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे में इतना नहीं पूछा जाता। मान लीजिए ये आपकी जड़ है कि नहीं है, तो जड़ का जो सबसे आगे वाला जो भाग होता है ना, सबसे आगे वाला भाग, इसे कहा जाता है विभज्योतकी क्षेत्र। क्या कहा जाता है, विभज्योतकी क्षेत्र कहा जाता है, विभज्योतकी क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और ये दूसरा वाला जो भाग होता है ना, देखो एक तो नीचे वाला विभज्योतकी क्षेत्र वाला भाग होता है, और एक ये भाग होता है,
और इस वाले भाग को कहा जाता है मेरे भाई दीर्घीकरण। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 11th क्लास की में, दीर्घीकरण क्षेत्र कहा जाता है। और एक ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसको मैं कैसे बनाऊं, चलो मैं ऐसे बना देता हूं तिरछा। इसको कहा जाता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र, इसमें जो कोशिका होती है वो विभाजित करती है, इसलिए इसे नाम दिया गया है विभज्योतकी क्षेत्र। और ये जो दीर्घीकरण क्षेत्र में जो कोशिका पाई जाती है ना, ये लंबाई बढ़ाती है रूट की भैया। और परिपक्वन जो क्षेत्र होती है ना, ये सबसे पकी हुई कोशिका होती है, इतना याद रखना है। तो परिपक्वन क्षेत्र में भैया आपको कुछ इस तरीके से क्या दिखाई देगी, इस तरीके से रेशेनुमा संरचना दिखाई देगी। ये रेशे दिखाई देगी भैया ऐसे, इस वाले भाग से, परिपक्वन क्षेत्र से, जिन्हें कहा जाता है मूल रोम। और इस मूल रोम को ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रूट हेयर। तो या तो आप डायरेक्ट इतना याद कर लो कि भैया जड़ों में छोटे छोटे ऐसे तंतु निकले हुए रहते हैं, जिन्हें मूल रोम कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। और अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से याद करना चाहो तो सबसे रूट का जो सबसे नीचे का क्षेत्र होता है, जो जमीन में धंसता है, सबसे पहले ये होता है विभज्योतकी क्षेत्र। उसके बाद में बीच वाला जो क्षेत्र होता है दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। और जो बिल्कुल सिरे पर होता है, ऊपर की तरफ होता है, जिस जगह से रूट स्टार्ट हुई है, उस वाले क्षेत्र को कहा जाता है परिपक्वन क्षेत्र, सबसे ऊपरी क्षेत्र को, जैसे कि धरातल है। तो इस वाले क्षेत्र को भैया, इस वाले क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र, बीच वाले क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र, विभज्योतकी क्षेत्र। ये सबके अलग अलग काम आपको बाद में बताएंगे, सिर्फ आप तो इतना पढ़ लीजिए कि भैया रूट में जो तंतुनुमा यानी कि जो रेशेदार जो संरचनाएं दिखाई देती है हमें, इन्हें कहा जाता है मूल रोम। और इस मूल रोम को ही रूट हेयर के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 19/9/2018 को। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को क्या कहा जाता है, तो इस भाग को कहा जाता है मूल रोम या रूट हेयर के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद कर लीजिए और आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझना मेरे भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो जानकारी देने वाला हूं वो ज्यादातर आपसे रेलवे में पूछी गई है। रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसके अलावा निम्न सभी पादपों में जकड़ा जड़ें होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 चावल, गेहूं, चुकंदर, मक्का। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 17/6/2022 को। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं मेरे भाई, आप उस कॉन्सेप्ट को सीखना, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए कोई बीज है। अब इस बीज का ये मूलांकर वाला भाग है, कौन सा, मूलांकुर। इस मूलांकुर वाले भाग से अगर कोई जड़ निकलती है तो उस जड़ को कहा जाता है प्राथमिक जड़। क्या कहा जाता है, प्राथमिक जड़। और इसी प्राथमिक जड़ से अगर एक जड़ और निकलती है तो उसे कहा जाता है द्वितीयक जड़। और इसी द्वितीयक जड़ से अगर एक जड़ और निकलती है तो उसे कहा जाता है तृतीयक जड़। और इस प्रकार की जो जड़ होगी ना मेरे भाई, उन जड़ों को कहा जाता है मूसला जड़, यानी कि टेप रूट। ऐसी जड़ जिनमें मूलांकुर से प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है, प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ का निर्माण होता है, द्वितीयक जड़ से तृतीयक जड़ का निर्माण होता है। ऐसी जड़ को, ऐसी मूल को क्या कहा जाता है, मूसला जड़, यानी कि टेप रूट के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण क्या है मेरे भाई, तो इसका उदाहरण होता है मेरे भाई चुकंदर, ठीक है। उसके अलावा आम, उसके अलावा नीम और इसके अलावा मटर। ये उदाहरण है मेरे भाई मूसला जड़ के। पहली बात तो ये बताओ ये क्लियर हुई या नहीं हुई आपको। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा,
सिंपल सा लॉजिक बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि बीज के मूलांकुर वाले भाग से जड़ का निर्माण होता है। तो मूलांकुर वाले भाग से जिस जड़ का निर्माण हुआ है उस जड़ को प्राथमिक जड़ कहा है। फिर प्राथमिक जड़ से जिस जड़ का निर्माण हुआ है उसे द्वितीयक जड़ कहा है, और द्वितीयक जड़ से जिस जड़ का निर्माण हुआ है उसे तृतीयक जड़ कहा जाता है। ऐसी जड़ को क्या कहा जाता है? जिसमें मूलांकुर से प्राथमिक जड़ का, प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ का, द्वितीयक जड़ से तृतीयक जड़ का निर्माण होता है, उस जड़ को कहा जाता है मूसला जोड़, मूसला जड़ यानी कि टेप रूट कहा जाता है। बोलो मेरे भाई, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसके उदाहरण क्या क्या है? चुकंदर है, आम है, नीम है और मटर है। बोलो, 2 एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहे, एक नीम नहीं दिख रहा है और एक मटर नहीं दिख रहा है। तो नीम और मटर, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना। मान लीजिए भैया ये कोई पौधा है कि नहीं? अब इस पौधे का जो ये क्या है, ये तना है। इस तना के आधार, तना का आधार ये, इसी तने के आधार से अगर आपको जड़ निकली हुई दिखाई देती है तो ऐसी जड़ को कहा जाता है भैया जकड़ा, जकड़ा जड़। ऐसी जड़ को क्या कहा जाता है? जकड़ा जड़, या फिर मेरे भाई रेशेदार जड़ कहा जाता है। ये क्या निकले हुए हैं? ये रेशे निकले हुए हैं, ये तंतु निकले हुए हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई फाइबर्स रूट। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसके उदाहरण है मेरे भाई जैसे कि चावल, चावल, गेहूं और मक्का। ये लो, जो आपसे रेलवे में पूछा गया है वही ऑप्शन मैंने दे दिए भैया। मैंने आपको अभी 2 प्रकार की जड़ों के बारे में बताया। पहले मैं एक बार स्लाइड चेंज कर देता हूं मेरे भाई। देखो भैया, मैंने अभी तक आपको 2 प्रकार की जड़ों के बारे में बताया। आपको नहीं पढ़ना कि भैया कितने प्रकार की जड़ होती है, कितने प्रकार के नहीं होती, सिर्फ मैं आपको 2 प्रकार की जड़ बता रहा हूं। इन दोनों प्रकार की जड़ों को ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से याद कर लेना मेरे भाई, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, मैंने आपसे क्या कहा कि बीज के मूलांकुर वाले भाग से अगर जड़ का निर्माण होता है तो उस जड़ को कहा जाता है प्राथमिक जड़, और प्राथमिक जड़ से अगर द्वितीयक जड़ का निर्माण होता है, प्राथमिक जड़ से अगर एक और जड़ का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है द्वितीयक जड़, और द्वितीयक जड़ से जिस जड़ का निर्माण होता है उसे तृतीयक जड़ कहा जाता है। और इस प्रकार की जड़ को कहा जाता है मेरे भाई मूसला जड़ या टेप रूट कहा जाता है। उदाहरण है चुकंदर, आम, नीम और मटर। ठीक है, अब देखो ये कोई तना है। अब इस तना के आधार से ही, इस तना का ये आधार हो गया, अब इस आधार से ही अगर जड़ें निकलने लग जाती है मेरे भाई, इसमें इस प्रकार की जड़ में जो मूलांकुर से जड़ नहीं निकलती है, इस प्रकार के जड़ में तना का जो आधार होता है उससे ही रेशे निकलने लग जाते हैं। ऐसी जड़ को कहा जाता है जकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? फाइबर्स रूट कहा जाता है। उदाहरण है चावल, गेहूं और मक्का। एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अब देखो यहां पर आप क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 17/6/2022 को क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हो कि किसके अलावा निम्न सभी पादपों में जकड़ा जड़ें होती है। जकड़े जड़ का उदाहरण कौन कौन सा है मेरे भाई? चावल है, गेहूं है, मक्का है। चावल है, गेहूं है, मक्का है। तो ये तो जकड़ा जड़ के उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कि निम्न किसके अलावा, किसके अलावा? अरे मेरे भाई चुकंदर के अलावा सभी जकड़ा जड़ के उदाहरण हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे भाई जब भी आप एग्जाम में बैठते हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। कभी कभी आप सोचते हो कि आपसे जकड़ा जड़ का ही उदाहरण पूछा गया है, लेकिन वास्तविकता में जकड़ा जड़ का उदाहरण नहीं पूछा गया। जैसे कि मान लीजिए आपको जकड़ा जड़ का कोई एक उदाहरण याद है, जैसे कि आपको चावल याद है तो आप चावल करके आ जाओगे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि किसके अलावा निम्न सभी पादपों में जकड़े जड़ें होती है, यानी कि जकड़ा जड़ होती है। तो भैया चुकंदर के अलावा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए? ओके, आगे चलते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस जगह से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ध्यान से समझ लेना मेरे भाई इस क्वेश्चन को।
इस जगह से 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 26/9/2022 को, एक क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 29/8/2022 को, और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं आरआरबी ग्रुप डी में 29/8/2022 को। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैं बोल करके आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें किस में से वायु ग्रहण करती है? तो बताइए किस में से वायु ग्रहण करती है। दूसरा है भैया कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्म कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमे जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है। खैर ये ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है तो मैंने आपको बता दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करवा दूंगा, एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। चलो भैया इसके अलावा एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम। देखो भैया पौधों की जो जड़ होती है ना उसमें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती है? बताओ कहां से प्राप्त करती है? मिट्टी में मौजूद जल से, या जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, या फिर मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकोशों से। तो याद रखना मेरे भाई, आपकी जो जड़ होती है उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये जड़ जो होती है वो ऑक्सीजन किससे ग्रहण करती है? तो मिट्टी के कणों के बीच में जो मौजूद अवकोशों है भैया, उन मौजूद अवकोशों से भैया ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 29/8/2022 को। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ओके, देखिए भैया ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं जड़ से, लेकिन जो पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया, 2-4 तो। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्म कोशिका, देखो जो अधिचर्म कोशिका होती है ना वो जड़ की जो ऊपरी परत होती है ना वहां पर होती है भैया, ठीक है। अधिचर्म कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों, मैंने कहा था मूल रोम होते हैं भैया, जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्रों में कमी करने के लिए, 2 और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 29/8/2028 को, 2022 को, 28 को क्या भैया, और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। अरे भैया अवशोषण ज्यादा करना है भैया, ताकि भैया जड़ों को क्या प्राप्त हो? जल और खनिज लवण, तो भैया उनके क्षेत्रों में आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। इसी के लिए याद रखना जो अधिचर्म कोशिकाएं होती है, इन अधिचर्म कोशिकाओं में क्या होते हैं? लंबे रोमे होते हैं भैया, रोम होती है, रोम, रोम मूल रोम कहा जाता है जिसे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, अब देखो अधिचर्म वो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 1 फरवरी से हमने जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की शुरुआत की थी, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग एग्जामों में, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, इन सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर में, इस बैच में करवाए हैं। जूलॉजी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ जूलॉजी में भैया मैं आपको बता दूं एक रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है, उसके अलावा मैंने जानबूझ कर छोड़ रखा है, उसको मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़े दिन रुको आप। उसके अलावा बॉटनी में भी प्लांट मॉर्फोलॉजी मैंने स्टार्ट कर दिया है, कोशिका वाला चैप्टर मैं करवा चुका, और क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर भी हो चुका है कि नहीं है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। लगभग 11-12 चैप्टर हो चुके हैं और 5-7 चैप्टर और बचे हुए हैं, बॉटनी के छोटे छोटे चैप्टर है जो मैं आपको जल्दी करवा दूंगा भैया, है कि नहीं है? वैसे अच्छे अच्छे जो चैप्टर है वो तो मैंने आपको सारे के सारे ही करवा दिया, आपका कोई भी नहीं बचा हुआ, और नॉर्मल चैप्टर वो आपको मैं करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की अगर आपने सारे क्लासें देख ली तो मेरे भाई सभी क्वेश्चन को आज जिस तरीके से मेरी क्लास थी ना उसी तरीके से मैंने प्रत्येक को कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है, और बहुत अच्छे से समझाया है मेरे भाई। जैसे आज आपको सब कुछ समझ में आया ना, ठीक उसी तरीके से बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज मैं 10 क्वेश्चन डालता हूँ, सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर दिन में 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, 6 बजे, फिर शाम को 8 बजे, 10 बजे, इस तरीके से मैं क्वेश्चन डालता हूँ, चैप्टर वाइज डालता हूँ। जो रेलवे में, एसएससी में और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन में कम्युनिटी पोस्ट में वहां पर आपको रिवीजन करवाता हूँ, वहां पर आपको क्वेश्चन देता हूँ जिनमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए करो, आप भी दिया करो भैया, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और कमेंट बॉक्स में बताया करो किस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। टाइप करने से क्या होता है, हमारे माइंड में सेट हो जाता है वो क्वेश्चन, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे एग्जाम हॉल में अगर आपको वो क्वेश्चन मिलेगा तो उन क्वेश्चनों का आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका जड़ वाला पार्ट समाप्त हो चुका है। कल हम अलग
पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।